नमस्कार। राम राम। इज़राइल और ईरान के बीच जो है युद्ध दिनों दिन विकट रूप लेता जा रहा है। यह एक सत्य है कि अधिकांश जो वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट्स हैं वो लंबे समय से चेता रहे थे कि ईरान के ऊपर इज़राइल हमला कर सकता है। इसी संभावित हमले को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी और जो ईरान ने गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम अपना शुरू किया था और उसके बहुत निकट पहुंच गया था, उसको रोकने के लिए अमेरिका उससे बातचीत कर रहा था। 5वें दौर की बातचीत अभी होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और एक ऐसी मर्मांतक चोट पहुंचाई ईरान को कि वह तिलमिला उठा। यह इज़राइल की अपनी सैन्य क्षमता है, उसकी काबिलियत है कि वह अत्यंत ही निशाना लगा करके अचूक हमला करता है। आप देखिए कि उसने एक हमले में ईरान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को तो नुकसान पहुंचाया ही, और उसके डिफेंस के टॉप के जो पर्सनल थे, जो कमांडर थे, जो चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ था, उससे लेकर के बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को एक हमले में ही मौत के घाट उतार दिया। अब ईरान जो है पूरी दुनिया के सामने यह दिखाने का प्रयास करेगा कि उसके पास और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वह इस हमले से तिलमिला गया है। उसे पता है कि इजराइल ने उसकी कमर तोड़ दी है पहले हमले में ही। यह भी एक सत्य है कि पूरी दुनिया में लोग इस स्थिति का आकलन कर पाने में नहीं है कि ईरान के पास किस तरह के हथियार हैं और वह कितनी चोट इजराइल को दे सकता है। ऐसा भी नहीं है कि ईरान ने जो रिटेलिएट किया है, जो जवाबी हमला दिया है, उसमें इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, या इजराइल के जो आयरन डोम है या जो भी उसका सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वह पूरी तरह से 100% उसे रोकने में कामयाब रहा है, क्योंकि इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं जिसमें आम जनता को नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। यह एक अंतर भी है इजराइल और ईरान के हमला करने की जो प्रकृति है उसमें, क्योंकि इजराइल ने स्पष्टतः ईरान के सैन्य प्रतिष्ठानों और उसके परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने जब हमला किया तो उसने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था। उसने यही प्रयास किया कि इजराइल को अधिक से अधिक नुकसान उठाना पड़े, आम जनता को। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो यह अनेकानेक देशों को अपने लपेटे में ले सकता है। यूरोप जो है भयाक्रांत है और एक तरह से इजराइल के साथ खड़ा होने को विवश है, इसलिए कि वह किसी भी इस्लामिक स्टेट का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि ईरान में जो सत्ता है पिछले 40-50 वर्षों से, जिसने उसे पोंगापंथी देश बनाने को ठेला है, धकेला है, उन लोगों का साथ देना विश्व के सामने एक नई चुनौती को खड़ा करना होगा। ईरान एक बहुत ही उन्नत देश रहा है, लेकिन इन पोंगापंथी लोगों के कारण ईरान को बहुत पीछे जाना पड़ा, जिसके कारण वहाँ पिछले दिनों प्रोटेस्ट भी हुए, महिलाओं ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया था। इसलिए नेतन्याहू बार बार ये दोहरा रहे हैं, ईरान के लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें उनके ही देश के जो शत्रु हैं उनके विरुद्ध खड़े हो जाना चाहिए, ताकि उन्हें अपना हित जो है समझ में आए कि वो उसे सुरक्षित रख सकें अपने इस पुराने देश को। जो वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत अधिक संख्या में जो हैं वो ये मानते हैं कि फिलहाल जो स्थिति है ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की, उसे रोकने में या इस युद्ध को समाप्त करने में भारत की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। ब्रिक्स समिट में नरेंद्र मोदी की भूमिका निर्णायक हो सकती है, वे इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। भारत के विपक्ष के लोग क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। वेस्ट एशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा मानते हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश भी ऐसा मानते हैं। क्या होगा नहीं होगा ये कह पाना अभी कठिन है, लेकिन अगर आप इस पूरे युद्ध का आकलन करें तो आप हमेशा देखेंगे कि इजराइल ने सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ही तमाम ऐसे देशों पर या ऐसे संगठनों पर हमले किए, चाहे गाजा के ऊपर हमला हो, चाहे हिजबुल्लाह के ऊपर हमला हो, चाहे ईरान के ऊपर हमला हो, क्योंकि इजराइल जो है लंबे समय से ये कहता रहा है कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने के करीब है, और इजराइल के इस हमले के बाद भी कोई
पूरी तरह से आश्वस्त होकर के यह नहीं कह सकता कि ईरान अभी भी परमाणु बम नहीं बना सकता है। अगर उसने बनाया तो क्या करेगा या नहीं करेगा, ये कह पाना भी कठिन है। यह माना जा सकता है कि किसी भी देश के द्वारा, चाहे वह कोई भी देश हो, परमाणु हथियार का इस्तेमाल संभवतः आखिरी विकल्प होगा, क्योंकि कोई भी देश अगर इजराइल के ऊपर ईरान परमाणु हमला करना चाहेगा या ऐसी कोई मंशा हो पालेगा, तो उसे यह भी पता होगा कि इस हमले का जो उत्तर होगा वह बहुत भयंकर होगा, इतना भयंकर होगा कि पूरा देश ही समाप्त हो जाने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि परमाणु हमला जो है इतना आसान नहीं है, लेकिन जब इजराइल का इंटेलिजेंस बार बार इस चीज को इसकी ओर संकेत कर रहा है तो हम उसे झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। उनके पास हर चीज का आकलन होता है, वे गंभीरता से देखते हैं और अपने जो उनका जो खुफिया तंत्र है उससे एनालाइज करते हैं, और उसी को एनालाइज करते हुए इजराइल ने यह कहा कि ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने के निकट है, और एक बार जब वह परमाणु बम बना लेगा तो सबसे पहले जो उसके टारगेट पर देश होगा वह इजराइल होगा। इसलिए इजराइल ने हमला किया, ऐसी किसी संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से कि ईरान परमाणु बम बना नहीं सके। इसलिए पूरी दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं उन्हें अब अपने प्रभाव से इस युद्ध को रुकवाने के प्रयास करने चाहिए, अन्यथा इसकी आग फैलेगी और यह एक बहुत बड़े हिस्से को दुनिया में जो है अपने लपेटे में ले सकता है, जिसके परिणाम भयावह और विनाशकारी होंगे। जान माल की तो अपूरणीय क्षति होगी ही, धन का ऐसा नुकसान होगा कि पूरी जो दुनिया है उसके सामने एक आर्थिक क्राइसिस भी खड़ी हो सकती है। इसलिए सबको विचार करना होगा कि इसे कैसे रोका जाए। इसे रोकने का एकमात्र तरीका जो मैं समझ पा रहा हूं, यद्यपि मैं कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं यही मानता हूं कि ईरान को विवश करके ही रोका जा सकता है। अगर ईरान ने हमले जारी रखे तब यह युद्ध नहीं रुकेगा और तब यह स्थिति जो है इसकी दिनों दिन बहुत खराब होती जाएगी। फिलहाल ईरान की जो स्थिति है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वह अधिक से अधिक क्या करेगा, वह गल्फ पर भी हमला कर सकता है, सांकेतिक रूप से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, उन जगहों पर हमले कर सकता है जहां अमेरिका ने अपने स्टैब्लिशमेंट्स बना रखे हैं और इजराइल को प्रोटेक्शन देने की या उसको सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करना ईरान के लिए घातक होगा, क्योंकि तब वह सीधे सीधे अमेरिका को युद्ध में आमंत्रित करेगा और वह ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचना चाहेगा, ऐसा मेरा मत है। लेकिन अगर किसी की विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो तब आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ऐसी जो संस्थाएं हैं, ऐसे जो टेररिस्ट टाइप की बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनसे आप इस तरह की विवेक सम्मत निर्णय की आशा नहीं करते हैं, क्योंकि ये आत्मघाती लोग होते हैं, ये आत्मघाती होते हैं और इनका मानना होता है कि भाई हम तो लड़ेंगे क्योंकि हमें जन्नत जाना है। लेकिन उनके जन्नत जाने की आकांक्षा में पूरी सभ्यता या पूरे देश को लील लेना या उसे नष्ट करना या उसे खतरे के निकट ले आना क्या है, इसका आकलन आप स्वयं करके देख सकते हैं। इसलिए दुनिया को एकजुट होकर के अपने प्रभाव से इस युद्ध को रुकवाने के प्रयास करने चाहिए, और वे ऐसा कर सकते हैं अगर वे चाहें तो। लेकिन अगर कोई हठ पाल ले या कहे कि नहीं अब तो हम लड़ करके ही मानेंगे या इजराइल को सबक सिखा करके ही मानेंगे, तब उसका कोई निराकरण नहीं है, तब तो वह अपनी गति को प्राप्त होगा ही। इसलिए अभी हमें ठहर करके देखना चाहिए। आने वाले दिन, निकट भविष्य के जो दिन हैं, वही बताएंगे कि इस युद्ध में क्या होने वाला है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है वह एक समझौते पर आकर के थम जाए, क्योंकि उसका आगे बढ़ना अत्यंत ही भयावह, अत्यंत ही विनाशकारी होगा, जिसमें दुनिया के अनेक देश शामिल हो जाएंगे। और जब वे देश शामिल हो जाएंगे तब जो ध्वंस होगा उसका आकलन कर पाना अत्यंत कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।